अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान अफेयर में आज हम अपने सिलेबस का थर्ड सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर का जो सीएसएस का सिलेबस है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यहाँ पे जो कैटेगरी है, जो सेक्शन है वो है प्री पार्टीशन, ठीक है, और उसके बाद जो है वो पोस्ट पार्टीशन, और लास्ट में हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो कंटेम्परेरी इश्यूज़ हैं। प्री पार्टीशन में हमने सारा कुछ देखा कि अराइवल ऑफ इस्लाम जो है सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से होता है, फिर डिफरेंट यहाँ पे डेवलपमेंट्स थी वो हमने देखा, और इसको इंडिपेंडेंस तक जो है हमने हर इवेंट को एक डिटेल में डिस्कस किया। फिर पोस्ट पार्टीशन जो था, यानी कि जैसे ही सेपरेशन होती है सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान बनता है, उसके बाद कौन कौन सी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती हैं, दोनों डेवलपमेंट्स हमने डिटेल में डिस्कस की कि कौन कौन से पॉलिटिकल इश्यूज आए, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस बने, कैसे मार्शल लॉ वगैरह लगे, और डिफरेंट जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो सारा कुछ हमने देखा था। अब जो हम थर्ड इशू, अपना जो थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो है हमारे कंटेम्परेरी इश्यूज़ के, पाकिस्तान के जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को जिनका सामना करना पड़ रहा है, तो वो सारा कुछ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या रिलेशंस हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हमने अपने थर्ड सेक्शन में डिस्कस करना है। तो आज हम ये थर्ड सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो है चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जो टर्म है सॉवरेनिटी, इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। एक जो स्टेट होती है, स्टेट यानी एक जो रियासत होती है, एक मुल्क जो होता है वो कैसे बनता है। तो एक स्टेट बनने के लिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, अगर उसमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो स्टेट नहीं बनेगी। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास एक टेरिटरी, ठीक है, एक जगह होनी चाहिए जिसकी डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए, ये कंडीशन है। जगह तो है लेकिन उसकी डिफाइंड बाउंड्री भी होनी चाहिए। तो टेरिटरी है फर्स्ट एलिमेंट स्टेट का। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है पॉपुलेशन, ये जो आपके डिफाइंड बाउंड्री में ये जो आपकी टेरिटरी है वहाँ पे पॉपुलेशन रहती हो। थर्ड यहाँ पे एलिमेंट है गवर्नमेंट, कि ये जो पॉपुलेशन है उस मुल्क की, उसको गवर्न करने के लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एलिमेंट है वो है सॉवरेनिटी, यानी ये 4 एलिमेंट्स आपके मिलेंगे तो ही आपकी स्टेट बनेगी। अगर आपके पास टेरिटरी भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं है, तो वो जो है वो स्टेट नहीं कहलाएगी। तो स्टेट बनने के लिए, रियासत बनने के लिए इन चारों एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। टेरिटरी भी हो जिसकी डिफाइंड बाउंड्रीज़ हैं, वहाँ पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पे एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, और उस स्टेट की सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए। तो ये एक स्टेट बनाने के लिए जो सॉवरेनिटी ज़रूरी है, तो ये सॉवरेनिटी होती क्या है? तो इसकी डेफिनेशन ये है, सॉवरेनिटी रेफर्स टू सुप्रीम अथॉरिटी। क्या है? एक सुप्रीम अथॉरिटी है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इट्सेल्फ विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं सॉवरेनिटी को डिफ़ाइन करूं, तो सॉवरेनिटी का मतलब है कि किसी भी मुल्क की, किसी भी गवर्नमेंट की इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने सारे जो पब्लिक पॉलिसी वगैरह है, अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद ले, ठीक है। वो किसी भी किस्म का जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसको रिसीव ना करे, कोई भी चीज़ जो है वो उसमें इंटरफेयर ना कर सके, उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो फ्रीली अपने डिसीजंस ले, अपने जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स करे, और अपनी स्टेट पे, अपने टेरिटरी पे अपने जो कंट्रोल है उसको मेंटेन रख सके। अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, यानी कि वो खुद अपने मुल्क के डिसीजंस नहीं ले पा रही, दूसरे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं, अगर वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसका मतलब है कि उस कंट्री की जो सॉवरेनिटी है वो अंडरमाइन हो रही है। तो यही रीज़न हमने आज डिस्कस करनी है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या रीज़न है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को बियर करना पड़ता है अगर वो पॉलिसी बनाता है या फिर किसी भी किस्म के लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट करता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो स्टेट जितनी वीक है,
ठीक है। अगर उसका पॉलिटिकल सिस्टम वीक है, उसकी इकोनॉमी वीक है, तो उस स्टेट के लिए अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान के केस में भी यही चीज़ें हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डेट बेस्ड है। हमें दूसरे कंट्री से, दूसरे डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे लोन लेना पड़ता है। तो जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें उनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब भी हम इस पूरे टॉपिक को कंपेयर कर सकते हैं, इसमें केस स्टडी ऐड कर सकते हैं आईएमएफ का जो केस है। अब आईएमएफ से हमने क्या लिया है, लोन लिया है। तो आईएमएफ से लोन तो हमने ले लिया है, लेकिन जब हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनानी है, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, तो आईएमएफ हमें इन्फ्लुएंस करता है कि आप यहाँ पे इस डिपार्टमेंट पे टैक्स लगाएं, यहाँ पे लोगों पे टैक्स लगाएं। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं हम इंडिपेंडेंटली खुद नहीं बना पा रहे, हम में कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? आईएमएफ एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये इसका मतलब है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो अंडरमाइन हो रही है। तो ये बहुत सिंपल वर्ड्स में सॉवरेनिटी को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, यानी सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से इंडिपेंडेंस हुई है 1947 से, तब से पाकिस्तान को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को। और इन चैलेंजेस में बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। जैसा कि इंटरनल फैक्टर्स में क्या है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वीक है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि जब हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्कस की थी तो हमने हर एक गवर्नमेंट में, हर एक इरा में ये चीज़ डिस्कस की थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं हुई थी, ठीक है। उसके अलावा हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी हमारे जो बॉर्डर इशू चल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ से जो है हमें बहुत ज़्यादा अटैक्स का सामना करना पड़ता है। और रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जैसा कि अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ये कश्मीर का इशू है। तो ये डिफरेंट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को अच्छे से मेंटेन नहीं रख पाता और उसकी सॉवरेनिटी अंडरमाइन होती है। डिफरेंट यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो मेजर इंटरनल इशू है वो है टेररिज्म और इंसर्जेंसीज यानी ये बलूचिस्तान में डिफरेंट जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। पाकिस्तान में एथनिक और सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिट जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही। एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात की जाए तो डिफरेंट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। जब हमने देखा था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलता है यूएसएसआर के अगेंस्ट 1960s की अगर बात करें, तो यूएसएसआर के साथ उस कोल्ड वॉर में पाकिस्तान अमेरिका का हिस्सा बनता है। क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त मिलिट्री एड चाहिए थी अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फिर जब पाकिस्तान उससे एड लेता है तो अपनी पॉलिसीज़ वो फिर खुद इंडिपेंडेंटली नहीं बना पाता, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका यूज़ कर रहा था यूएसएसआर के अगेंस्ट। तो ये डिफरेंट जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं कि डिफरेंट जो ग्लोबल पावर्स होती हैं वो दूसरी जो स्मॉल पावर्स हैं, ठीक है, जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जिनका पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनको इस जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में इन्वॉल्व करते हैं। ग्लोबल पावर्स जो होती हैं फिर वो उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद अब हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल चैलेंजेस को देखते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो है टेररिज्म एंड इंसर्जेंसीज। अब टेररिज्म पाकिस्तान में जो है 1999 से, ठीक है, इसके बाद जब 2001 में 9/11 का इंसिडेंस होता है और यूएसए जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलके वॉर ऑफ टेररिज्म जो है वो स्टार्ट करती है। टेररिज्म के अगेंस्ट इन्होंने वॉर स्टार्ट की थी। तो तब से जो है वो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। स्पेशली जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, उसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट किया हुआ है।
तो टेररिज्म और इंसर्जेंसीज की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं, स्पेशली जो बलूचिस्तान है, उसमें डिफरेंट जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स लोगों ने चलाई हुई हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अनरेस्ट क्रिएट किया है। इस टेररिज्म और इंसर्जेंसी की वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल रिट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हुई है। तो टेररिज्म और इंसर्जेंसी जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर रही है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रही है। सेकंड यहाँ पे इंटरनल चैलेंज है एथनिक एंड सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब हमने डिस्कस किया था 1963 से, जब ये सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट होता है, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये आपस में स्टार्ट होते हैं कि ये ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे को मारने लगते हैं, मतलब कि उनके अगेंस्ट इन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसा कि हज़ारा कम्युनिटी एथनिक कम्युनिटी है यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो सोशल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उनके अगेंस्ट, उनके सर्वाइवल के लिए या फिर जो दूसरी गिल्टी पार्टी है उसके अगेंस्ट कोई सही से एक्शन नहीं ले पा रही। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है वीक गवर्नेंस एंड करप्शन। अब देखें, जब हमने सॉवरेनिटी की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने क्या चीज़ मेंशन की थी कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सके विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। लेकिन जब आपकी लीडरशिप, जो आपकी गवर्नमेंट चला रही है, जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है आपका, अगर आपका लीडर ही जो है वो करप्ट है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, यानी उसको सिर्फ क्या चाहिए, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, वो नेशन को सर्व करने के लिए काम नहीं कर रहा, तो जब वो गवर्नमेंट में आएगा वो करप्शन करेगा, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो फिर उसकी मतलब कि उसको फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी के काम करवाएंगे। तो पाकिस्तान में जो वीक गवर्नेंस है और जो करप्शन का मसला है उसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है। फोर्थ पे है बॉर्डर चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी। पाकिस्तान को जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इम्पोज किया जा रहा है इंडिया की वजह से, इंडिया के साथ जो हमारा मेन कन्फ्लिक्ट है वो है कश्मीर इशू पे। उसके अलावा अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें, यानी कि जो हमारा ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान का बॉर्डर है किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। तो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का ड्यूरेंट लाइन का क्या मसला है कि ड्यूरेंट लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि अफ़गानिस्तान इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानता। वो कहता है कि इस ड्यूरेंट लाइन की वजह से जो है डिफरेंट ट्राइब्स हैं हमारे जो सेपरेट हो चुके हैं, वो उनके आधे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, आधे लोग जो हैं उन ख़ानदानों के वो अफ़गानिस्तान में हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इस ड्यूरेंट लाइन को रिविज़िट किया जाए और इस बाउंड्री को ख़त्म किया जाए ताकि ये जो डिफरेंट ट्राइब्स सेपरेट हुए हैं उनको रीयूनाइट किया जा सके, उनको रिजुविनेट किया जा सके। तो वो ड्यूरेंट लाइन से डिफरेंट जो इंसर्जेंसीज क्रिएट हो रही हैं ड्यूरेंट लाइन के ऑपोजिट साइड से, यानी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के जो मिलिट्री पोस्ट वगैरह हैं उन पे अटैक किया जाता है। फिफ्थ पे हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल चैलेंज है वो है इकोनॉमिक चैलेंज। इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टेट उतनी ज़्यादा पावरफुल होती है जितनी ज़्यादा उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि अगर वो उस कंट्री का, उस स्टेट का इकोनॉमिक सिस्टम बैलेंस्ड है, इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी पॉलिटिकल से भी होगी। लेकिन अगर वो कोई भी स्टेट जो है उसका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो किस पे बेस्ड है, वो डिपेंडेंट है लोन्स पे और डेट पे, ठीक है, यानी कि उसने एक IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यानी डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कर्ज़ा लिया हुआ है। तो फिर क्या करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन जब आपको लोन देता है तो साथ में वो कुछ कंडीशंस इम्पोज करता है। जैसे अभी IMF है, उसने पाकिस्तान को कर्ज़ा दिया है लेकिन साथ में उसने क्या किया है, अपनी कंडीशंस दी हैं। तो हमें, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो फिर अपने डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी
को अवेल नहीं कर सकती, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि उसको क्या वो किस पे अमल करेगी, जो उसको आईएमएफ डिक्टेट करेगा। जहाँ पे आईएमएफ कहेगा कि आप यहाँ पे टैक्स ज़्यादा करें, तो वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कर्ज़ा लिया हुआ है उसकी कंडीशंस पे। तो ये चीज़ जो होती है, जो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो भी आपकी जो सॉवरेनिटी है उसको ब्रीच करते हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी वीक है और आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप लोन पे डिपेंडेंट है। और ये लोन आपको किसने देना है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे किसका होल्ड है, आपकी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, यानी यूएसए का होल्ड है। तो फिर यूएसए जो है यहाँ से इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए आपकी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करता है, आपकी सॉवरेनिटी को एक्सप्लॉइट करता है। पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो यहाँ पे ब्रीच होती है? उसमें सबसे पहले है वीक गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखें, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, ठीक है। थोड़ी गवर्नमेंट थोड़ी देर चलती है, उसके बाद कोई ना कोई ऐसा अनरेस्ट क्रिएट किया जाता है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है। जब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट हुई हैं, जैसे जनरल ज़ियाउल हक, जब उनका जो मिलिट्री कू था, जब वो ख़त्म होता है 1988 में, तो 1988 में जब इलेक्शंस हुए, बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे वज़ीर आज़म बनती हैं, तो 1988 में वो गवर्नमेंट में आती हैं और 1990 में उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद 1990 में यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आते हैं और उनकी गवर्नमेंट को 1993 में ख़त्म कर दिया जाता है। ये साइकिल दोबारा रिपीट होता है कि दोबारा 1993 में इलेक्शंस हुए, 96 तक बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई, उसको ख़त्म किया, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए और 1999 में उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट रहती है। और जब से दोबारा से 2008 में डेमोक्रेसी मतलब रिस्टोर हुई है, कि यहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इरा के बाद दोबारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं, तो वो भी स्टेबल नहीं है। कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट करप्शन के केसेस खुल जाते हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया, उसके बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हटाया गया, और अभी जो इमरान खान के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कॉन्टीन्यूसली। जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो वो आपके गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे चलाएगी, कंट्री को कैसे चलाएगी? तो वीक गवर्नेंस है यहाँ पे, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको ये रास्ता मिलता है कि वो यहाँ पे अपनी लॉबी क्रिएट कर सकें, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट कर सकें। क्योंकि कोई भी स्टेट जो जितनी वीक होती है, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम जितना वीक होता है, इकोनॉमिक सिस्टम जितना वीक होता है, तो जो पावर्स होती हैं वो उन कंट्रीज़ को उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं, उतना ज़्यादा वहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक मेन रीज़न ये है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। स्टार्ट से ही जो हमारी मिलिट्री है उसने पूरी पावर को अपने हाथों में कंसंट्रेट करने की कोशिश की है। सिविलियन जो ऑर्डर है वो स्टार्ट से ही, जो हमारे पास सिविलियन अल्टरनेट है, उसको इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया। इतनी ज़्यादा पावर्स जो हैं वो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को नहीं दी गई। हमेशा जो है वो किसको एम्पावर करने की कोशिश की है, जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहा सिविलियन और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। तो जब पावर बैलेंस नहीं रही, तो जिसके पास ज़्यादा पावर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है पॉलिसीज़ वगैरह को। तो इनके फ्लॉड रिलेशंस की वजह से भी जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाती। जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, आपके पास वीक गवर्नेंस है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो जब इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को मौका मिलता है कि वो यहाँ पे आके काम को ख़राब करें, आपकी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको इन्फ्लुएंस करें। थर्ड यहाँ पे है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन। वही चीज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होती। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है।
कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना रूल कंसोलिडेट नहीं कर पाती, अपनी जो पॉलिटिकल रिच है वो पूरे कंट्री में इस्टेब्लिश नहीं कर पाती। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंटली कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकती, कोई लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकती। जबकि सॉवरेनिटी की डेफिनेशन में ही हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि सॉवरेनिटी क्या है, कि कोई स्टेट की गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। रूल ऑफ लॉ एंड करप्शन के अगर पाकिस्तान का या किसी भी और कंट्री का, किसी स्टेट का आपका रूल ऑफ लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी आप करप्शन को कर्टेल नहीं कर पा रहे, तो जितनी ज़्यादा करप्शन होगी उतना ज़्यादा आपका गवर्नेंस सिस्टम जो है वो वीक होगा। अगर गवर्नेंस सिस्टम वीक है यानी आपकी जो लीडरशिप है वो वीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसके अंडर आएगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड पावर डायनामिक्स, जब हमने सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस पढ़े थे तो हमने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की थी कि किसी भी स्टेट में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको स्टेबल करने के लिए और नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, नेशनल कोहेजन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि प्रोविंसेस और सेंटर जो है उसके आपस के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो फेडरल सिस्टम जब से आया है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके प्रोविंसेस के साथ और डिफरेंट प्रोविंसेस के आपस के जो रिलेशंस हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। पावर के लिए एक इनके आपस की टसल जो है वो जारी रहती है कि सेंटर जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है प्रोविंसेस को, जबकि प्रोविंसेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। तो इसी पावर डायनामिक्स की वजह से जो है पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है। इंटरनल चैलेंजेस के बाद बॉर्डर चैलेंजेस जो हैं उसमें सबसे मेन हमारे पास चैलेंज है हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, यानी जो अफ़गानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन है। अफ़गानिस्तान इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि ड्यूरेंट लाइन जो है वो एक रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, ठीक है। तो उस वजह से, इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से जो ड्यूरेंट लाइन की अपोजिट साइड है यानी अफ़गानिस्तान से, वहाँ से डिफरेंट जो मिलिटेंट एक्शंस होते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री के अगेंस्ट, वहाँ से पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट किया जाता है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो ब्रीच होती है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं। सेकंड पे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का जो मामला है कश्मीर के साथ, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इसी वजह से अच्छे नहीं हैं कि पाकिस्तान जो है कश्मीर की डिमांड करता है, कश्मीर का कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। अब जब हमारे पास इंडिया ने इंटरफेयर किया था, इंडिया ने कब इंटरफेयर किया है, जब यहाँ पे फॉल ऑफ ढाका होता है 1970 में। फॉल ऑफ ढाका में भी इंडिया का जो है एक इन्फ्लुएंस था कि इसने पाकिस्तान को तोड़ने में, पाकिस्तान के एक हिस्से को अलहदा करने में यहाँ पे अपना किरदार अदा किया था, इसने इंटरवीन किया था, इंटरफेयर किया था। तो तब भी 1970 में भी जब फॉल ऑफ ढाका होता है तब भी जो इंडिया है उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी एंड ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी वही कि पाकिस्तान का ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर ईरान के साथ है, ये बॉर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहाँ से जो है यानी ईरान से भी, जैसे ये कुलभूषण यादव वाला इंसिडेंट हुआ था कि ईरान से वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुआ था, ठीक है। एक फ़ॉरेन एजेंट है, इंडिया का एक एजेंट था जो पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी को जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे आता है और पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्पिरेसीज कर रहा था। तो वो किसकी तरफ से भेजा गया था, वो इंडिया की तरफ से भेजा गया था। तो वो कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है ये भी एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, हम उसको 100% जो है वो कवर नहीं कर सकते, ठीक है, बॉर्डर के ज़रिए। तो इसके ज़रिए भी जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी है और ट्रांसनेशनल थ्रेट्स यानी दूसरी नेशंस की तरफ से, दूसरे ममालिक की तरफ से जो थ्रेट्स हैं वो भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। दो और मेन यहाँ पे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, एक वाटर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ भी है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। जो मेन है वो
इंडिया के साथ है, क्योंकि हमारा जो पानी है, इंडिया क्या है, अपर राइपेरियन है। अपर राइपेरियन वो होता है जहाँ से पानी आता है, तो हमारे दरियाओं का पानी जो है वो इंडिया की तरफ से आता है। तो इंडिया क्या करता है, उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, सैलाब वगैरह का सीज़न होता है, तो वो सारा पानी यहाँ पाकिस्तान के लिए छोड़ देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है और इसकी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान पे बेस्ड, उसकी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो जब सैलाब का पानी वो छोड़ देता है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होके रह जाता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो भी अनस्टेबल होती है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास रिफ्यूजी इन्फ्लक्स एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज। अब देखें, जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स है ये एक इंटरनेशनल इशू है। अफ़गानिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान उन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कंट्रीज़ को कहती हैं कि जो रिफ्यूजीज़ आपके कंट्री में आते हैं, अगर उनके अपने कंट्रीज़ की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको अपने कंट्री में आने दें। तो पाकिस्तान ने भी इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स की वजह से जो है अफ़गानिस्तान से जो लोग आ रहे थे उनको आने दिया, लेकिन उन अफ़गान रिफ्यूजीज़ की वजह से पाकिस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, पाकिस्तान में जो ड्रग एब्यूज़र्स जो थे, उनकी तादाद बढ़ी है, और पाकिस्तान में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस की। फॉरेन इकोनॉमिक डिपेंडेंस, डेट बर्डन एंड कंडीशनैलिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स डायनामिक्स, ये तीनों चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। फॉरेन इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक वीक कंट्री है, इसकी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है फॉरेन एड पे डिपेंड करती है या फॉरेन लोन्स पे डिपेंड करती है। तो जब हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से एड लेंगे, मदद लेंगे या फिर वहाँ से लोन लेंगे, तो हमें उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ेगा। उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान फिर इंडिपेंडेंटली कोई पॉलिसी नहीं बना सकेगा, उसको IMF, वर्ल्ड बैंक या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब ग्लोबल इकोनॉमिक पावर डायनामिक्स, जो पावरफुल कंट्री है, अब IMF जो है वो किसके अंडर काम करता है, IMF USA के अंडर काम करता है। अब USA जो है वो IMF को इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करो इस तरह से, तो IMF जो है वो अपनी पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देता है, और इस वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी जो फ्रीडम है उसको मेंटेन नहीं रख पाती, और अपनी पॉलिसीज़ जो है वो किसके अकॉर्डिंग मोल्ड करती है, IMF के अकॉर्डिंग। सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो फिर कौन कर रहा है, IMF। तो गवर्नमेंट हमारी क्या करेगी, सिर्फ IMF के डिक्टेशंस जो हैं उसको फॉलो करेगी। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, हमारी स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो अंडरमाइन होती है। इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस डिस्कस करने के बाद जब हमने डिफरेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस भी डिस्कस किए, अब हम जो जैसे जैसे मॉडर्निज़म आ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है उसमें इनोवेशंस आ रही हैं, तो वैसे वैसे जो चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, क्योंकि जो कंट्रीज़ जो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जैसा कि रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ का जो है उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रहे हैं। किस तरह से, साइबर अटैक्स के ज़रिए। जो हमारा स्पेशल सीक्रेट डाटा होता है उसको स्टील कर लिया जाता है, उसको चोरी कर लिया जाता है। साइबर सिक्योरिटी जो है वो अब कोल्ड वॉर के तौर पे जो है वो यूज़ की जा रही है, क्योंकि अब डायरेक्टली जो है हार्ड पावर जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। हार्ड पावर यानी कि आप फोर्स नहीं इस्तेमाल करते, आप वेपन्स इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए जो दूसरा कंट्री होता है उस पर अटैक करते हैं, साइबर अटैक्स किए जाते हैं, उनका जो सीक्रेट डाटा होता है उसको चोरी कर लिया जाता है, उसके ज़रिए जो है फिर उस कंट्री की ये सॉवरेनिटी ब्रीच होती है।
डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, डिजिटल डिवाइड जो है यानी कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जबकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। इनइक्वालिटी है, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसी तरह से यहाँ पे डिजिटल डिवाइड है और इनइक्वालिटी है। यानी कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो पावरफुल हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी जो है टेक्नोलॉजी भी उनके पास ज़्यादा है। तो इस तरह से वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करते हैं, उनका जो सीक्रेट डाटा होता है उसको चोरी करते हैं, उसके ज़रिए फिर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अंडर हम एक और जो है केस स्टडी वो ऐड कर सकते हैं, जैसा कि जो रशिया है, ठीक है, उसने यूक्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स किए थे। इसी तरह से जो यूएसए है हमारा, यूएसए जो है ये भी ब्लेम करता है रशिया को कि वो उनका जो सीक्रेट डाटा है उसको स्टील करता है, चोरी करता है, उसके ऊपर साइबर अटैक्स किए जाते हैं। तो ये एक न्यू सिस्टम है जो वॉरफेयर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और साइबर अटैक्स वगैरह, अब इसके लिए जो न्यू टर्म यूज़ की जाती है वो साइबर वॉरफेयर यूज़ की जाती है, क्योंकि अब वॉर करने के लिए, जंग लड़ने के लिए आपको वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप जंग किसके ज़रिए लड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए लड़ रहे हैं। इसी तरह से जो इंडिया है वो भी पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हैक कर लेता है, ठीक है। तो ये भी साइबर अटैक्स के जो हैं वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब एक और जो सॉवरेनिटी को थ्रेट है वो है टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। अब पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनके अंदर इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, उनका इकोनॉमिक सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर सकें। तो पाकिस्तान फिर किस पे डिपेंडेंट है, दूसरे कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब थ्रेट ये है कि अगर पाकिस्तान जो है फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा तो फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी जो है उसमें पोटेंशियल थ्रेट है, रिस्क है कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करे। किस तरह से ब्रीच करेगा, वो पाकिस्तान का जो सीक्रेट डाटा वगैरह होगा उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसके अलावा है इंफॉर्मेशन वारफेयर एंड डिसइंफोलैब, ये जो यूरोपियन यूनियन ने पूरे स्टैटिस्टिक्स प्रीवियस ईयर में शाया किए थे, उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि जो इंडिया है वो डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए, डिसइंफॉर्मेशन के गलत मालूमात के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान का इमेज जो है इंटरनेशनल लेवल पे मिलाइन कर रहा है, उसको ख़राब कर रहा है। तो ये भी एक थ्रेट है जो इंडिया की तरफ से और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से इम्पोज़ किया जा रहा है, यानी कि वो डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए, गलत मालूमात के ज़रिए जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को मिलाइन करते हैं, उनकी सॉवरेनिटी जो है उसको अंडरमाइन करते हैं। डिफरेंट जो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, वो डिस्कस करने के बाद हम लास्ट पे उनका जो सोल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो चैलेंजेस हैं उनको फिक्स किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि सॉवरेनिटी की डेफिनेशन में ये चीज़ मेंशन्ड है कि सॉवरेनिटी है क्या, कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो स्टेट की अथॉरिटी है, वो अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो डिसीजंस हैं उनको इंडिपेंडेंटली ले सके। तो डिसीजंस और पॉलिसी मेकिंग में इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के लिए आपका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिकल रिट जो होगी वो अपनी कंट्री में भी, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी, उसमें भी उसकी एक पॉलिटिकल से होगी। सेकंड यहाँ पे है एनहांस सिविल एंड मिलिट्री रिलेशंस। अब ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर किसके दरमियान होना चाहिए, सिविल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। तो जितने भी डिसीजंस लेने हैं, जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, उसमें जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो सारी पॉलिसी मेकिंग करें, डिसीजन मेकिंग करें। उसमें जो मिलिट्री है उसका किसी भी किस्म का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है प्रोमोट इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। हमें हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है, फॉरेन एड पे डिपेंडेंट है और फॉरेन डेट पे डिपेंडेंट है, लोन्स वगैरह पे। तो हमें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है, अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करें, अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बैलेंस करें और उसके बाद अपना इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको स्टेबल करें, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करें। क्योंकि अगर कोई कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली वीक है तो जो फॉरेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, जो सुपर पावर्स होती हैं, फिर उन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक होती हैं। तो हमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करें, अपना गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें और साथ में ही अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बैलेंस करें। ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। पाकिस्तान में ये जो या डिफरेंट जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिहाज से डेवलप्ड हैं और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें इतने ज़्यादा एडवांस्ड और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान, तो पाकिस्तान को इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि साइबर अटैक्स के ज़रिए पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो अंडरमाइन हो रही है। तो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकली भी ख़ुद को एम्पावर करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना है जिसके ज़रिए पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। प्रोमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान के रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, हमारा इंडिया के साथ कश्मीर का इशू है, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। तो अगर पाकिस्तान जो है अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो इंटरनल फैक्टर्स के साथ साथ हमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी फोकस करना पड़ेगा, उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे फ़िक्स होंगे, जब हम रीजनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे, जब हम इन कंट्रीज़ के साथ डायलॉग के ज़रिए कोऑपरेट करेंगे, निगोशिएशंस करेंगे कि जो भी मामलात हैं उनको डायलॉग के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की जाए ताकि यहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी भी हो और एक दूसरे, ये जो स्टेट्स हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट भी करें। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। अगर कोई कंट्री जो है वो अपने मुल्क में, ठीक है, एक कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करें। ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करना, जैसा कि हम इसमें एक केस स्टडी ऐड कर सकते हैं बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश जो है वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, किस वजह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसने ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उसने वीमेन एम्पावरमेंट पे, वीमेन एजुकेशन पे, ह्यूमन हेल्थ पे और ह्यूमन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब वही जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे उसने फोकस किया है तो वो लोग, वो उनकी यूथ जो है, जो अब उनका एसेट बन रही है, कंट्री की डेवलपमेंट पे जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। तो पाकिस्तान के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाना चाहता है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करे। फोस्टर नेशनल यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी। जब हमने इंटरनल चैलेंजेस देखे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो अंडरमाइन हो रही है, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एथनिसिटी है, बहुत ज़्यादा जो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पे इंसर्जेंसीज़ है और टेररिज्म है। तो ये इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में नेशनल यूनिटी जो है उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। लोगों में जो नेशनल कोहेजन है इसकी फीलिंग्स डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये कैसे नेशनल यूनिटी हम इंश्योर कर सकते हैं, जब